हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। यानी अगर हम उचित आहार खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये उचित आहार क्या होता है? अब आहार का मतलब होता है भोजन, खाना, और उचित का मतलब सही खाना। जैसे कि बाहर का खाना खाते हैं तो वह सही खाना नहीं होता है, उचित आहार नहीं होता है। जो हेल्दी खाना होता है, हेल्दी चीज़ें जो होती हैं जिनमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है, वो भी लिमिट में खाना चाहिए, यानी उचित आहार खाना चाहिए। तो अब उचित आहार क्या होता है, इसको डिटेल में हम इस पाठ में समझेंगे और ये समझेंगे कि उचित आहार खाने से हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का जो आधार है, मेन चीज़ है, वो है उचित आहार खाना। ये है अध्याय 3, उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। तो यहाँ पर पहले संस्कृत का श्लोक लिख रखा है। इसका अर्थ है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, मतलब निरोगी कौन है, किसको रोग नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल, जो समय के अनुकूल कि किस समय कौन सा भोजन खाना चाहिए, और स्थान के अनुकूल, कहीं पर सर्दी है कहीं पर गर्मी है तो कहाँ पर कौन सा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, मतलब समय और स्थान के अनुसार पौष्टिक और उचित आहार लेता है, वह व्यक्ति निरोगी है। तो हमें भी समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार खाना चाहिए, तभी हम निरोगी रह पाएंगे, हमारा शरीर निरोगी रह पाएगा। यहाँ पर आज का विचार लिख रखा है, अन्नेन जातानि जीवंती। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। ये होता है नोटिस बोर्ड। ये जो है आज का विचार, अन्नेन जातानि जीवंती पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है, कि इसका क्या अर्थ है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। जो खाना है ना, वो जीवित प्राणियों को जीवन देता है। देखिए, जो मृत प्राणी है वो तो खाना खाते नहीं है, तो जीवित प्राणी जो होते हैं वो आहार खाते हैं, खाना भोजन खाते हैं, और जीवित प्राणियों को ये भोजन जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका क्या महत्व है, इस वाली सूक्ति का क्या महत्व है? हम क्या खाते हैं? देखिए, हम भोजन खाते हैं, हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। भोजन हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही जरूरी घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम की तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। मतलब प्रतिदिन, एक सप्ताह में प्रतिदिन आपने क्या खाया। सोमवार को क्या खाए, यहाँ पर लिखना है खाद्य पदार्थ, क्या क्या कौन कौन से पदार्थ खाए सुबह से लेकर शाम तक। सोमवार को क्या खाए, मंगलवार को क्या खाए, इस तरह से पूरे एक सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। खाए जाने वाले पदार्थों को खाद्य पदार्थ बोला जाता है। सप्ताह में क्या क्या खाद्य पदार्थ खाएं वो इनमें लिखने हैं, इस तालिका में भर देना है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान आती है। मतलब तालिका 3.1 में भरते हैं कि हमने क्या खाया, तो फिर क्या बात खास लगती है इसमें। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? हम प्रत्येक दिन अलग अलग भोजन खाते हैं, अलग अलग समय पर हमारी पसंद अलग अलग होती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाई गई सूची की तुलना से भी कीजिए। तो जो आपके मित्रों ने ऐसी ही सूची बनाई है उससे भी, उसको भी देखें, क्या उन्होंने भी सेम खाना खा रखा है जो आपने खाया है, या अलग खाना खाया है। तालिका में आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता और अंतर ढूंढें। तालिका में आपने क्या खाया और आपके मित्रों ने क्या खाया, उनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, ये ढूंढने हैं। तालिका का अवलोकन करने पर आप पाते हैं, क्या पाते हैं आप? तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। तालिका, दोनों की तालिका देखने पर आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो अपनी नोटबुक में नोट करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है, कि आप अलग भोजन खाते हैं और कुछ आहार ऐसा है जो आप और आपके मित्र अलग अलग खा रहे हैं। तो देखिए, जब भी इसमें लिखें तो आप सुबह से लेकर शाम तक, जैसे बीच में अगर चिप्स विप्स भी खाते हैं आप, तली हुई चीज़ें कोई भी खाते हैं बाहर की चीज़ें, वो भी आपको लिखनी है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी राज्यों में आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो
आप और आपके मित्र ने अलग अलग भोजन खाया। इसी तरह से हमारे देश में सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है और इसको कहते हैं विविधता। भोजन में विविधता, भोजन तरह तरह का मिलता है, इसका मतलब विविध प्रकार का भोजन मिलता है, तो इसको कहते हैं आहार की विविधता। विभिन्न क्षेत्रों के आहार, विभिन्न क्षेत्रों के देखिए विभिन्न आहार पाए जाते हैं। तो वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि कहीं पर कोई फसल उगाई जाती है, कहीं पर कोई फसल उगाई जाती है। जहाँ पर ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो वो फसल उनके लिए सस्ती पड़ती है, तो उसी फसल से फिर तरह तरह का भोजन बनाया जाता है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और फिर वही पारंपरिक व्यंजन भी बन जाते हैं। कहीं पर चावल की फसल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चावल की खाद्य सामग्री ज़्यादा पाएगी, क्योंकि चावल वहाँ पर आसानी से मिल जाता है और फिर उसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार तथा उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। भारत के विभिन्न राज्यों में कौन सी ऐसी खाद्य सामग्री है जो पारंपरिक रूप से खाई जाती है? पारंपरिक रूप से मतलब बहुत पुराने समय से कौन सा आहार खाया जाता है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये पता लगाना है। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय से भी ये पता लगा सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण जैसे लिख रखे हैं यहाँ पर देखिए। 3.2 तालिका है भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ, मतलब परंपरागत मतलब पुराने समय से ही जो खाद्य पदार्थ खाए जा रहे हैं वो लिखने हैं। जैसे ये राज्य हैं, ये राज्यों के नाम लिख दिए हैं। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, पंजाब में ये फसलें उगाई जाती हैं और खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या है? मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पीते क्या है? लस्सी, छाछ, दूध, चाय। कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द ये उगाया जाता है और खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुट्ठे, पाल्या, रसम और चावल। तो देखिए इन्हीं चीज़ों से बनाई गई हैं ये आप नोट करेंगे तो ये इन चीज़ों से बनाई गई हैं। यहाँ पर मक्का, गेहूँ, चना वगैरह, देखिए मक्के की रोटी है, सरसों का साग है और छोले भटूरे, तो ये चीज़ें भी इनसे ही बनती हैं। पेय पदार्थ ये हैं, यहाँ पर पेय पदार्थ ये हैं। इसी तरह से मणिपुर में ये फसलें उगाई जाती हैं, चावल, बांस, सोयाबीन और चावल, चटनी, ऊती वगैरह ये सब मणिपुर में खाई जाती हैं। बिना दूध की चाय पी जाती है। तो अन्य जो है ये यहाँ पर लिख देंगे आप। जैसे हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा यहाँ पर लिख कर क्या क्या खाया जाता है। जो बिहार का बिहार का लिख देना, यूपी का लिख देना। जहाँ का भी, जिस भी राज्य का जो भी विद्यार्थी है वो इस टेबल को आगे बढ़ाकर वहाँ पर लिख देना। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ का पारंपरिक आहार ये है, पंजाब का, कर्नाटक का ये है और मणिपुर का ये है। तो देखिए सब अलग अलग हैं। हाँ, हमें विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए पंजाब में ये फसलें उगती हैं तो इनसे ही खाना बनाया जाता है, और कर्नाटक में ये उगाया जाता है तो इनसे ये बनाया जाता है, मणिपुर में ये उगाया जाता है तो इनसे ये बनाया जाता है। तो देखिए हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर खाए जाने वाले जो पारंपरिक आहार हैं वो भी विविध होते हैं। जब विविध प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी, तरह तरह की फसलें उगाई जाएंगी, तो उनसे जो खाना बनता है, जो आहार बनता है वो भी विविध प्रकार का पाया जाएगा। तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और जब विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं तो विभिन्न प्रकार का खाद्य पदार्थ भी बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए विविध प्रकार का खाना भी बनाया जाता है। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आपको ये विश्लेषण करना है, देखना है कि कौन सी फसलें उगाई जाती, कहाँ पर और क्या क्या बनता है। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? हाँ, इसमें कई ऐसे पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है। उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी विशेष राज्य में ही खाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ तो अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, तो ज़्यादातर राज्यों में खाए जाते हैं वो, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ किसी एक राज्य में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों का और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? पारंपरिक खाद्य पदार्थ मतलब बहुत पुराने समय से ही जो खाद्य पदार्थ खाए जा रहे हैं,
बनाए जाते हैं वो और स्थानीय स्तर पर जो फसलें उगाई जाती हैं उनके बीच में आप क्या संबंध पाएंगे। तो ये है इसका उत्तर। आपने अवलोकन किया कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ पर उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर जो भी फसल उगाई जाती है उनसे ही फिर पारंपरिक आहार बनाया जाता है, कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ पर उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर ही आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा जलवायु होती है। ये भी मैंने बता दिया था कि भारत में विभिन्न राज्यों में विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इसके आधार पर ही विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर ही भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कहीं पर काली मिट्टी होती है, कहीं पर रेतीली होती है, कहीं पर लाल मिट्टी होती है, कहीं पर चिकनी मिट्टी होती है। तो इस तरह से तरह तरह की मिट्टी होती है और तरह तरह की मिट्टी में तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और जलवायु भी अलग अलग होती है, कहीं पर सर्दी पड़ती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर गर्मी पड़ती है, कहीं पर समान मौसम होता है। तो जलवायु के आधार पर भी फसलें अलग अलग प्रकार की उगाई जाती हैं। तो इसीलिए अलग तरह की फसलें अगर उगाई जाती हैं तो अलग अलग तरह का भोजन बनाया जाता है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए बहुत तरह की वैरायटी हमें मिल जाती है, तो उससे फिर तरह तरह का भोजन बनाया जाता है। इसलिए भोजन में विविधता पाई जाती है। हमारे देश में भोजन की विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ, उस क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आहारीय प्रवृत्तियाँ, कौन किस तरह का आहार खाता है, वो प्रवृत्तियाँ, आदतें किस तरह का आहार खाता है, उस क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, मतलब उस क्षेत्र में कौन सी खाद्य फसल की खेती होती है, स्वाद, प्राथमिकताओं और स्वाद किसका कैसा है, मतलब कौन कैसा खाना पसंद करता है, या संस्कृति कैसी वहाँ के लोग जो हैं वो कहाँ के बसे हुए हैं या वहीं के हैं, या उनकी क्या परंपराएं हैं, उनके अनुसार भिन्न हो सकती है। जहाँ पर जो फसलें उगाई जाती है उसके अनुसार पारंपरिक आहार होता है, लेकिन वहाँ पर जो विविधता पाई जाती है ना, वो इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की फसलों की खेती कैसी होती है, लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, लोगों का स्वाद कैसा है और वहाँ की संस्कृति कैसी, रहने वाले लोग कहाँ के हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, विभिन्न राज्यों के लोग हैं या वहीं के रहने वाले हैं, या उनकी परंपराएं क्या हैं, उनके अनुसार आहार की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई। ये पहले कच्चे चूल्हे पर भोजन बनाया जाता था और अब जो गैस हैं उन पर भोजन बनाया जाता है। पहले लकड़ियाँ जलाई जाती थी, अब गैस को जलाया जाता है। अब सिलेंडरों में गैस भरी जाती है। पहले लकड़ियों से आग जलाई जाती थी, उससे भोजन बनाया जाता था। तो अब काफ़ी परिवर्तन आ गया है, खाना पकाने की पद्धतियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, काफ़ी बदलाव आ गया है। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें विभिन्न प्रकार की हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न खान पान की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। ये आहारीय प्रवृत्तियाँ ये होती है आहार खाने की आदतें। ये हमारे भोजन के विकल्प मतलब कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं और भोजन बनाने के तरीके ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन बनाने की पद्धतियों में भी परिवर्तन हुआ है? हाँ, समय के साथ खान पान की आदतें भी बदली हैं और भोजन बनाने की पद्धतियाँ भी बदली हैं। क्रियाकलाप 3.3 है, आइए पारस्परिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों, भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु प्रश्न निम्नलिखित है। जैसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं अपने बड़ों से खान पान के बारे में और उनकी आदतों के बारे में या भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में, इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी खाते हैं? क्या नया खाना खाने लगे हैं? पहले कौन सा खाना खाते थे और अभी कौन सा खाना खाते हो? क्या आप पहले से अलग खाना खाते हैं या पहले जैसा ही? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ, पहले कैसे खाना बनाया जाता था और अब कैसे खाना बनाया जाता है, क्या उन पद्धतियों में बदलाव आया है? ये पूछ सकते हो। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं? पहले खाना चूल्हे पर बनाया जाता था, अब गैस पर बनाया जाता है, तो ये क्या कारण है जो खान पान संबंधी ये बदलाव आ गए हैं? या फिर अब पहले दूसरी तरह का खाना खाया जाता था, अब खान पान से संबंधित आदतें बदल गई हैं, तो ये किस कारण हुए हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे ये पूछ रखे अपने बड़ों से, बड़े बूढ़ों से, ये वाले प्रश्न पूछ सकते हो। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें और कई लोगों से पूछें और फिर उनके जो उत्तर हैं वो नोट करें। ये पारंपरिक चूल्हा है। देखिए पहले ऐसे चूल्हे
होते थे। गांव में अब भी होते हैं ऐसे चूल्हे, और चूल्हों पर रोटी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, और चूल्हों पर खाद्य सामग्री बनाई जाती है। और ये आजकल जो गैस है, गैस चूल्हा, आजकल आधुनिक गैस चूल्हा। यहाँ पर देखिए सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती थी। ये सिलबट्टा है, यहाँ पर एक पत्थर है, ऊपर भी एक छोटा पत्थर है, तो इस पर चटनी पीसी जाती थी। अब मिक्सी से चटनी पीसी जाती है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जो कि बिजली से चलता है। समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन। पाक पद्धतियाँ होती हैं खाना बनाने की पद्धतियाँ, पाक पद्धतियाँ बोलते हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कार से ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ आपको? आपने बड़े बूढ़ों से ये पूछा है कि पहले कैसा खाना बनता था, अब कैसा बनता है, पहले क्या खाते थे, अब क्या खाते हैं। तो इससे आपको क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। भोजन बनाने की जो पद्धतियाँ होती है ना, भोजन पकाने की पद्धतियाँ, उन्हें कहते हैं पाक पद्धतियाँ। समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं, समय के साथ बदल गई हैं। पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पारंपरिक होती जो पहले चलती थी, पहले से अब तक चलती हैं, और आधुनिक पाक पद्धतियाँ जो अभी शुरू हुई हैं। पारंपरिक मतलब पहले से, काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, और आधुनिक पाक पद्धतियाँ मतलब अभी शुरू हुई हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हा का उपयोग किया जाता था, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हा का उपयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग होता था और हाथों से पीसने का काम होता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, यानी मिक्सी का यूज़ करते हैं। विद्युत चालित पिसाई मशीन बोलते हैं इसको हिंदी में। चित्र 3.1 घ में जो दिखा रखी है, जो मैंने बता दिया पहले ही। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाएं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियाँ क्या होती हैं, उनका भी पता लगाएं। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? देखिए, जो ओवन होते हैं, माइक्रो ओवन या इंडक्शन चूल्हे जो होते हैं, उनसे भी अब खाना बनाया जाता है। तो भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का भी पता लगाएं। चॉपर मशीन भी आ गए हैं। चॉपर मशीन से चॉपिंग की जाती है, खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो ये पाक पद्धतियों में काफ़ी परिवर्तन आया है। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण क्या हैं? तकनीकी विकास। देखिए, जो तकनीक है ना, उसमें बदलाव आए हैं। बिजली से चलने वाले बहुत सारे उपकरणों को बनाया गया है। बेहतर परिवहन और लाने ले जाने का जो साधन है वो भी बढ़े हैं। बेहतर परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना किसी वस्तु को। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर मान लीजिए कोई खाना नहीं बनता, तो हम दूसरे राज्य से आसानी से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बेहतर परिवहन होने के कारण और बेहतर संचार साधन, मतलब फ़ोन, जैसे फ़ोन है, संचार के साधन बेहतर हुए हैं, तो फ़ोन से ही हम ऑर्डर कर देते हैं। इनसे जो पाक पद्धतियाँ हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। खाने पीने का जो तरीका है उनमें परिवर्तन आया है। खाने पीने की वैरायटी, जो चॉइस है, आदतें हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें भी परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले से बेहतर तकनीकी विकास हुआ है, बेहतर परिवहन के साधन हो गए हैं और बेहतर संचार के साधन हो गए हैं। तो ये कारण हैं, इन परिवर्तनों के ये कारण हैं, यहाँ से नोट कर लेंगे आप। पाक पद्धतियों में बदलाव के कारण। भोजन के घटक क्या हैं? देखिए, हमारे भोजन में तरह तरह के घटक पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम भोजन खाते क्यों हैं? क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें ऊर्जा क्यों मिलती है? क्योंकि भोजन में पोषक तत्व होते हैं, बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है और हम दैनिक जीवन के सभी कार्य कर लेते हैं। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। पारंपरिक खाद्य महोत्सव का विषय स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। मेदू और मिष्टी के स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, पारंपरिक खाद्य महोत्सव, और इसका विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, कि अच्छा आहार खाएंगे तो अच्छा जीवन रहेगा। पारंपरिक खाद्य महोत्सव मतलब पहले पुराने समय से कौन सा खाना बनता आ रहा है, तो उसका महोत्सव किया गया। और ये एक बोर्ड लगाया है, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टॉल है, इस पर राजस्थानी आहार मिलता है, यहाँ पर गुजराती आहार मिलता है, यहाँ पर असमिया आहार मिलता है, यहाँ पर राजस्थानी मिलता है, यहाँ पर गुजराती मिलता है, यहाँ असम का मिलता है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल लगे हैं। ये जो दुकानें लगती हैं ना, इनको बोलते हैं स्टॉल, जो स्थायी रूप से नहीं होती। जैसे कि ये महोत्सव है, इसी के लिए लगाई गई हैं, ये होते हैं स्टॉल। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती कि स्वास्थ्य ही परम धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
आइए जानते हैं कि डॉक्टर पोशिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। मतलब स्वास्थ्य ही परम धन है, इसका क्या अभिप्राय है। क्या आप कभी खाना खाए बिना रह रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते तो कैसा अनुभव होता है? कमजोरी सी महसूस होती है। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तो थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? जब एक धावक दौड़ता है, रेस में दौड़ते हैं, तो बीच बीच में वो ग्लूकोज पीते हैं, या फिर जो रेस लगाते हैं उसके बाद फिर ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज का पानी। ऐसा क्यों पीते हैं? क्योंकि ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, हमारे भोजन में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट भी एक है, और कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है ग्लूकोज। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में खाना जाता है, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं उसमें, और कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है, वो सरल पदार्थों में टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। तुरंत कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसको पचाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। तो देखिए, डायरेक्ट हम ग्लूकोज खा लेंगे तो हमें तो बहुत जल्दी ऊर्जा मिल जाएगी, तो इसलिए ग्लूकोज पिया जाता है, ग्लूकोज का पानी। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये फल, सब्जियां, फसलें वगैरह ऐसी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है या फिर जिसको ऊर्जावान भोजन खाना है तो ये खाएं: गेहूँ, चावल, मक्का, साग भाजी, आलू, शकरकंद जैसे अनाज। तो ये हैं अनाज, ये हैं गेहूँ, चावल, मक्का, और साग भाजी ये हैं आलू, शकरकंद। और जो फल हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो है अनानास और आम और केला। यहाँ पर ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार हैं। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? सामान्य चीनी, जो चीनी हम खाते हैं, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हमें लड्डू खाना क्यों पसंद है? सर्दियों में सब घरों में लड्डू बनाए जाते हैं, तो लड्डू खाना भी सबको पसंद है। पारंपरिक आहार है, ये बहुत पुराने समय से ही बनाए जाते हैं। ये हमारी परंपरा है कि सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं। तो लड्डू में क्या क्या डाला जाता है? लड्डू में जो मुख्य सामग्री होती है वो बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद या अनेक प्रकार के मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है। घी और तेलों से हमें वसा मिलता है। वसा, ये भी एक खाद्य घटक है, ये भी एक पोषक तत्व है। घी और तेल, घी और जो चिकनी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों से हमें तेल मिलता है, उनसे हमें वसा प्राप्त होती है। वसा जो है वो चिकनाई से हमें प्राप्त होती है। वसा भी ऊर्जा देती है हमें, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वसा भी एक खाद्य घटक है। हमारे भोजन में खाद्य घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, अब है वसा। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। वसा हमें जंतुओं से भी मिल सकती है और पादपों से भी, पौधों से भी। पौधों और जंतु दोनों से मिलती हैं। पौधों से, जैसे पौधों में कौन सा तेल निकलता है? जैसे मूंगफली का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल। ये मेवे अगर हम खाएंगे, मूंगफली, अखरोट और बादाम, काजू वगैरह खाएंगे, तो इनसे जो तेल मिलेगा ना, उसमें वसा होता है। और कद्दू, सूरजमुखी, सरसों, इनके बीज से भी वसा मिलती है, वसा मिलती है। तो देखिए, ये जो है मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज, इनसे वसा मिलती है। ये वसा के अच्छे स्रोत हैं। वसा के स्रोत ये पादप आधारित स्रोत हैं, पादप आधारित, क्योंकि ये सभी पौधों से मिलते हैं। जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज, ये सभी पादप आधारित स्रोत हैं, इनसे वसा मिलती है हमें। और जंतु आधारित जैसे घी, दूध, और जंतु आधारित होते हैं जैसे दही, मक्खन, घी,
ये जंतु आधारित है। दही क्योंकि दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, घी भी दूध से बनता है। ये है जंतु आधारित वसा के स्रोत। यहाँ पर ये जो हमने पढ़े मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, सरसों, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज, ये तो हैं पादप आधारित स्रोत। और ये जो है घी, दही, मक्खन, क्योंकि ये दूध से मिलते हैं और यहाँ पर दूध भी लिख देंगे, दूध, ये है जंतु आधारित स्रोत। तो यहाँ पर देखिए काजू, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, मक्खन, और यहाँ पर भी तरह तरह के तेल हैं, नारियल वगैरह, और बादाम, दही, ये सभी ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें वसा मिलता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, इस कारण इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहा जाता है। ऊर्जा प्रदायी भोजन, हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। मतलब हमारे शरीर में जो वसा है ना, वसा वो ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। जब हम खाना खाते हैं उसमें वसा खाते हैं, अगर हम वसा खाते हैं और उसके अनुसार हम एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा काम नहीं करते, तो वो वसा है ना हमारे शरीर में जमता चला जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, संग्रहित होता चला जाता है। और यदि हम बहुत दिनों तक खाना ना खाएं तो जो ये वसा संग्रहित होता है ना, इससे फिर हमें ऊर्जा मिलती है। फिर हमारा शरीर इस वसा को उपयोग करता है और वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस भोजन को ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा का स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। ये जो ध्रुवीय भालू है ना, इसके त्वचा के नीचे बहुत सारी वसा संग्रहित होती है, एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है। और ध्रुवों पर जो सर्दी पड़ती है, लंबी लंबी सर्दियाँ पड़ती हैं, कई कई महीनों की सर्दियाँ पड़ती हैं, तो फिर ये सोते रहते हैं। ये जो ध्रुवीय भालू आराम से सोते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो ये वसा इकट्ठी रहती है वो इनको ऊर्जा प्रदान करती है, इनको ऊर्जा मिलती रहती है और फिर ये जीवित रहने में सहायता करती है। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन भी आपने सुना होगा। भोजन का जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन, वो प्रोटीन भी है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ लिया है, अब है प्रोटीन। दुग्ध उत्पाद, दूध से जो चीज़ें मिलती हैं, दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दूध से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो और दालें, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए यूँ कहते हैं बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन खाना चाहिए। बॉडी बनाने वाले, जिम जाने वाले क्या खाते हैं? प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं। तो इसी तरह से जो खिलाड़ी होते हैं अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए, खिलाड़ी अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए भी अधिक मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। जो जिम जाते हैं वो भी अधिक मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन से बॉडी बनती है, इसका मतलब शरीर बनता है। तो इसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि उससे शरीर बनता है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत जैसे पौधे जो होते हैं उनमें दालें जो होती हैं, दालें, फलियां, मटर और मेवे, फलीदार पौधे और मेवे, इनसे प्रोटीन मिलता है। फलीदार पौधे और मेवे, दालें, फलियां, मटर और जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनसे प्रोटीन मिलता है। और ये तो हो गए पादप स्रोत, मतलब पौधे, ये तो पौधे हो गए, दालें, फलियां, मटर, मेवे, जिनसे प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन कुछ जंतु स्रोत से भी मिलता है। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत भी हैं। जंतु स्रोत क्या है? दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस, इनसे भी प्रोटीन मिलता है। इनसे भी प्रोटीन मिलता है। दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और मरम्मत करने में सहायता करते हैं। वृद्धि और मरम्मत करने में सहायता करते हैं, इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, शरीर की वृद्धि होती है और शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत में प्रोटीन सहायता करता है। इसीलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। जिस भोजन में प्रोटीन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो जब बॉडी बनानी हो, शरीर बनाना हो, किसी का शरीर कमज़ोर हो,
उसको शरीर बनाना हो, तगड़ा बनाना हो, तो फिर प्रोटीन खाना चाहिए। मूंग, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, ये तो है पादप स्रोत, पौधों से मिलते हैं ये सब। और यह है जंतु स्रोत, मुर्गे का मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, ये सब जंतु स्रोत हैं। बढ़ते बच्चों को उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। बढ़ते हुए बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं, वो बढ़ते बच्चे होते हैं, उनके उचित विकास, क्योंकि वो उनका शरीर बढ़ रहा होता है, अभी शरीर बढ़ रहा है, उनके शरीर के विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन जरूरी है, इसलिए प्रोटीन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। बढ़ते हुए बच्चे जो हैं उनके भोजन में प्रोटीन सम्मिलित करना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी का विकास हो सके और वृद्धि हो सके। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ, इनमें से और इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आप खाते हो, उसको यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर जैसे मेरा है ये राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, अरहर, और यहाँ पर है पनीर और दूध, मेरा तो ये है। और आप अगर ये मछली, अंडा वगैरह ये भी खाते हैं तो यहाँ पर लिख देना। और भी जानें, क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जो मशरूम होते हैं उनसे प्रोटीन मिलता है। मशरूम ही जानते होंगे आप, जो ऐसी छतरी सी बनी होती है, ये होते हैं मशरूम। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग सब्जियां और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आपको क्या लगता है कि हमें दैनिक आहार में फल, साग सब्जियां और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? मतलब हमें फल क्यों खाने चाहिए, साग सब्जियां क्यों खानी चाहिए, और पेड़ पौधों से आधारित खाद्य पदार्थ क्यों खाने चाहिए? तो इसका क्या कारण हो सकता है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझिए। अब ये पता लगाते हैं कि हमें साग सब्जियां खाने के लिए, फल फ्रूट खाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो इनके खाद्य घटकों के महत्व को हम पढ़ते हैं। अध्ययन 1 है, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक जो नाव में यात्रा करते थे अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। उनके मसूड़ों से खून निकलता रहता था और सूजन आ जाती थी। 1740 में लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरे खाए हैं उनमें ये रोग नहीं हुआ। नींबू और संतरा जिन्होंने खाए हैं उनके मसूड़ों से खून नहीं आया और उनके मसूड़ों में सूजन भी नहीं आई। तो मसूड़ों में जो खून आने लगता है और उनमें सूजन आता है, सूजन हो जाती है, तो इस रोग को कहते हैं स्कर्वी रोग। जब मसूड़ों में खून आता है और उनमें सूजन आ जाती है तो इससे एक रोग होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग को सही करने का तरीका है खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, नींबू, संतरे, मौसमी वगैरह ये खानी चाहिए। विटामिन सी खाना चाहिए। स्कर्वी रोग इससे हमें नहीं होगा अगर हम विटामिन सी खाएंगे। अध्ययन 1 को पढ़कर क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। यहाँ पर देखिए, जिन्होंने नींबू और संतरे खाए ना उनको ये रोग नहीं हुआ, और जिन्होंने नींबू और संतरे नहीं खाए उनको ये रोग हो गया। तो जो नींबू और संतरे हैं वे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी होता है, सी फॉर स्कर्वी, विटामिन सी और सी फॉर स्कर्वी। हमारे भोजन में विटामिन भी होते हैं, पोषक तत्व विटामिन भी होते हैं। तो विटामिन कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी और के, ये विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और अगर किसी को स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। तो इसलिए विटामिन सी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अध्ययन 2, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन हो जाती थी। ये देखिए, जैसे गर्दन में सूजन, वह गर्दन का अगला भाग सूज जाता था, जैसे ये सूज गई यहाँ पर। गर्दन के अगले भाग में सूजन जो है ना वो घेंगा रोग होता था। ये घेंगा रोग है, इसका मतलब घेंगा रोग हो जाता था। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे। वहाँ पर मिट्टी में आयोडीन नहीं था। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप जो उनका भोजन है या फिर जल
इनमें आयोडीन की कमी हो गई थी। उनका भोजन और जल में भी आयोडीन की कमी हो गई थी क्योंकि मिट्टी में आयोडीन नहीं था। तो भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। फिर इसका तरीका क्या निकाला कि जो नमक है, नमक तो हर बार खाने में डलता है, तो नमक में फिर आयोडीन मिलाया जाने लगा, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। तुम्हारे नमक में आयोडीन है, तो आयोडीन युक्त नमक, जिस नमक में आयोडीन होता है उसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। तो जिनको घेंगा रोग था, आयोडीन युक्त नमक खाने से उनको घेंगा रोग खत्म हो गया। तो आयोडीन अगर नहीं होता है तो उसे घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग, आयोडीन जो है वो खनिज लवण होता है। तो इस तरह से हमारे खाने में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण भी होते हैं। खनिज लवण होते हैं जो कि पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? अब अध्ययन 2 से क्या निष्कर्ष निकला है? अध्ययन 2 से ये निष्कर्ष निकला है कि हमें आयोडीन खाना चाहिए, नहीं तो घेंगा रोग हो जाएगा। आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा। बहुत बार टीवी में भी देखते हैं आपके नमक में आयोडीन है, तो समाचार पत्रों में भी देखा होगा। आपने नमक के पैकेट पर भी देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पड़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है। साधारण नमक ही होता है आयोडीन युक्त नमक, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिला दिए जाते हैं। नमक में आयोडीन के लवण मिला दिए जाते हैं तो वो हो जाता है आयोडीन युक्त नमक। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। नमक की खेती एक पारंपरिक प्रथा है। यहाँ की अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। ये कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती कैसे होती है? नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गड्ढे खोद दिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान में, और उसमें फिर समुद्र का पानी डाल दिया जाता है। तो फिर क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तानों में बहुत गर्मी पड़ती है तो पानी उड़ जाता है, नीचे नमक बच जाता है। इसे कहते हैं नमक की खेती। नमक की खेती ये मरुस्थल के रेगिस्तानों में भी की जाती है। तो पानी से फिर नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य घटक भी होते हैं, सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, और भी विटामिन होते हैं। क्रिया क्लब 3.4 आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों को पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। ये है विटामिन ए, जो है विटामिन ए, इसके कार्य क्या है? आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। इसके लिए पपीता, गाजर, आम खाना चाहिए। अभावजन्य रोग, मतलब अगर विटामिन ए नहीं खाएंगे तो दृष्टि का ह्रास होगा, मतलब कम दिखाई देने लगेगा हमें। और लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, रतौंधी होती है, रात को नहीं दिखाई देगा, कभी कभी पूर्ण रूप से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए हमें विटामिन ए खाना चाहिए अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाएं, साथ ही इन घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाकर लोगों से बातचीत कीजिए, पता लगाएं कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। क्या किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे विटामिन ए है तो किसी की आँखें कमजोर होंगी या किसी की त्वचा स्वस्थ नहीं होगी, तो ऐसे लक्षण हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे लक्षण हैं क्या? तो वो विटामिन ए की कमी से हो सकते हैं। इन लक्षणों को उनके आधार के साथ सह संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। तो इन लक्षणों को देखना है और ये पहचानना है कि कौन सा रोग हो सकता है उनको। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके अनुसार फिर क्या खाना चाहिए, उसके क्या कारण हो सकते हैं पहले तो, और फिर उसको सुधार करने के लिए क्या खाना चाहिए, उनके भोजन में क्या परिवर्तन होना चाहिए। मान लीजिए किसी की आंखें कमज़ोर हैं, उसको रात को दिखाई नहीं देता तो उसको रतौंधी होगी। आंखें कमज़ोर है तो उसके लिए उसका क्या कारण है कि उसमें विटामिन ए की कमी है। और सुधार कैसे कर सकते हैं कि उसे विटामिन ए खाना चाहिए। तो विटामिन ए किससे मिलता है? इनसे, पपीता, गाजर, आम, दूध, ये खाना चाहिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। उन्हें कहिए कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर फिर उन्हें ये समाधान बताएंगे कि ये खाना चाहिए आपको। विटामिन ए की गोलियां भी दे सकते हैं। विटामिन ए के लिए फल फ्रूट क्या खाने चाहिए ये भी बता सकते हैं। कोई और कारण होगा तो वो भी बता देंगे और उसका सुधार करेंगे। तो यहाँ पर विटामिन ए से होने वाले रोग
और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्या क्या खाना चाहिए, ये सब दिखा रखा है। यहाँ पर विटामिन B1 हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है, ये सब खाने चाहिए। और विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है, सूजन आ जाती है, हाथों और पैरों में जलन होती है, झंझनाहट होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। विटामिन B1 की कमी से बी से बेरी विटामिन B। तो विटामिन B की कमी हो तो ये खानी चाहिए हमें, ये विटामिन B के स्रोत हैं। विटामिन C नहीं खाएंगे तो मसूड़े में खून आएगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगा। और विटामिन C शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन C के लिए हमें ये खाना चाहिए। और विटामिन C नहीं खाएंगे तो शक्कर भी रोग हो जाएगा। विटामिन D हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और शरीर में जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण में विटामिन D सहायता करता है। विटामिन D हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है, दूध से, मक्खन, मछली, अंडा से मिलता है। देखिए सूर्य का प्रकाश फ्री में विटामिन D मिल रहा है हमें, वो तो हम आसानी से ले सकते हैं। विटामिन D नहीं होगा तो रिकेटस नाम का रोग हो जाएगा। जिसको भी रिकेटस होगा उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इस तरह से पैर हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े पैर हो जाएंगे। और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फिर मुड़ जाती हैं अगर विटामिन D की कमी होगी तो विटामिन D की पूर्ति करने के लिए ये खाना चाहिए। कैल्शियम जो होता है हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है, कैल्शियम इनसे मिलता है। और कैल्शियम अस्थि और दंत क्षय, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां और दांत खराब हो जाएंगे और दुर्बल अस्थियां हो जाएंगी और दांत खराब हो जाएंगे, कमज़ोर अस्थियां हो जाएंगी, कमज़ोर हड्डियां हो जाएंगी। आयोडीन से शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता मिलती है। मतलब अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो दिमाग भी खराब हो जाएगा हमारा, मानसिक कमजोरी आ जाएगी, शारीरिक कमजोरी आ जाएगी। तो आयोडीन के लिए आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल खाने चाहिए। और आयोडीन नहीं खाएंगे तो घेंगा रोग हो जाएगा और गर्दन के अगले भाग में एक मोटा सा सूजन सी आ जाएगी, बड़ी सी, जो कि घेंगा रोग होता है। आयरन, लोहा रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हमारे खून में महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो लोहा होता है, आयरन होता है। आयरन हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से, चुकंदर से, अनार से मिलता है। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। और अगर खून की कमी होगी तो दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई होगी, तो ये है विटामिन। ये थे विटामिन, खनिज और उनके कार्य और उनके कुछ खाद्य स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग और विकार व लक्षण का चार्ट था ये सारा। ये चार्ट अपनी एक कॉपी पर बनाइए, कॉपी के पेज पर बनाइए और अपने घर में कहीं पर भी लगा लीजिए, जिनसे आपको याद भी हो जाएगा। और अगर आपको कुछ कमी महसूस होगी तो ये ध्यान रहेगा कि किस विटामिन की कमी हमारे अंदर आ गई है और फिर उसके जो खाद्य स्रोत दे रखे हैं फिर वो हम खाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। चित्र 3.5 में आपने सीखा कि विटामिन A, B, C, D और खनिज, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन खाद्य संकटों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वे भी हमें रोगों से बचाते हैं, ये हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ लिया है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। अगर विटामिन A की कमी है तो हमें ये खानी चाहिए। विटामिन B1 की कमी है तो हमें चावल, दूध, गेहूँ, अलसी के बीज, पनीर और कद्दू के बीज खाने चाहिए। विटामिन C की कमी है तो हमें ये खाने चाहिए। विटामिन D की कमी है तो हमें ये खाने चाहिए। कुछ विभिन्न विटामिन समृद्ध खाद्य स्रोत दिखा रखे हैं जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सभी पोषक तत्व पढ़े हैं हमने, जो घटक जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और रोगों से हमारी सुरक्षा होती है, रोगों को ठीक करने में सहायता मिलती है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाने में सहायता मिलती है। इन्हें कहते हैं पोषक तत्व। इन खाद्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये याद जरूर रखना है कि हमारे भोजन में ये 5 तरह के पोषक तत्व होते हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व, देखिए सबसे पहले हमने ऊर्जावर्धक भोजन पढ़ा है, ऊर्जावर्धक पोषक तत्व। दूसरा हमने पढ़ा है शरीरवर्धक पोषक तत्व। तीसरा हमने पढ़ा है विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक पोषक तत्व, क्योंकि ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं रोगों से।
ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल, साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यद्यपि जो विटामिन होते हैं, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। देखिए, वैसे तो हमारे शरीर को विटामिन और खनिजों की अल्प मात्रा में ही ज़रूरत होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी हैं। कच्ची और पकी हुई साग सब्जियों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, कच्ची और पकी हुई साग सब्जियों में आप क्या अंतर देखते हैं? पकी हुई सब्जी जो है वो चबाने में आसान होती है और उसका स्वाद भी बदल जाता है, लेकिन और कुछ हम कच्ची सब्जियां खाते हैं वो भी हमें अच्छी लगती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग सब्जी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है, और अगर सब्जी को पका देते हैं तो उसका जो ओरिजिनल रंग है ना वो बदल जाता है और वो नरम हो जाती हैं या कम कुरकुरी हो जाती हैं। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। जब खाना पकाया जाता है तो उनमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है। जिन सामग्रियों में विटामिन सी होता है उनको अगर हम पकाते हैं तो उनमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है गर्म करने पर। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची सब्जी को भी सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? तो देखिए, विटामिन सी तो खत्म हो गया, तो इसके लिए हमें कच्ची सामग्री भी खानी चाहिए, जैसे नींबू का रस। अगर जब मान लीजिए सलाद बना ली हमने, उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ लिया, तो उससे हमें विटामिन सी मिल जाएगा। क्या आपके आहार में कुछ फलों और कच्ची सब्जियां शामिल करना बुद्धिमानी नहीं होगी? हाँ, बुद्धिमानी होगी, हमें शामिल करनी चाहिए। कटी हुई या छिली हुई साग सब्जी या फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें धोने तो पड़ते हैं क्योंकि उन पर गंदगी लगी हुई होती है। तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? हम सलाद वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि फलों या साग सब्जी को धोना भी पड़ता है और काटना भी पड़ता है, तो उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग सब्जी को अच्छे से धोया जाना जरूरी है। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। ये पूछता है, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, जो नमक होता है ना वो समुद्र के पानी से या चट्टानों से भी प्राप्त होता है। साथ ही सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, सूरज की रोशनी से। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। फल और जो साग होता है ना वो आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं। एक और आगे है आहारीय रेशा, ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आहारीय रेशा, आहारीय रेशे जो होते हैं जिनमें फाइबर होता है, ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। ये होते हैं फल और साग में, फल और हरी सब्जी में। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। देखिए, आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। इनके अलावा हमारे शरीर को आहारीय रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें रुक्षांश कहा जाता है, आहारीय रेशों को रुक्षांश कहा जाता है। हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते ये, फिर भी ये हमारे आहार का एक आवश्यक घटक हैं। फिर भी हमारे भोजन में ये होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल को सुचारू रूप से निष्कासित करना सुनिश्चित करते हैं। मतलब जो ये होते हैं रुक्षांश, ये शरीर में जो अनपचा आहार है, मतलब अनपचा वेस्ट पदार्थ है, उससे ये छुटकारा देते हैं। और जो मल बन जाता है, जो वेस्ट पदार्थ बन जाता है, उसके निकास को सुनिश्चित करता है। उसके निष्कासन में ये सहायता करता है। ये जो आहारीय रेशे या रुक्षांश होते हैं, ये हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए, रुक्षांश के लिए हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे ये खाने चाहिए। देखिए, रुक्षांश जो होता है ना उसमें रेशे होते हैं, रेशे, तो इनको आहारीय रेशे भी बोलते हैं। जब हम रुक्षांश को खाते हैं तो वो जो हमारा खाना है उसको वॉल्यूम बढ़ा देता है। मतलब एक तरह से अगर हम रुक्षांश खाते हैं तो उनसे हमारा पेट भर जाता है और हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, जिससे कि हमारे पाचन तंत्र सही रहता है, हमारा खाना आसानी से पचता है और जो वेस्ट पदार्थ है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है। पेट में दर्द नहीं होता, हमें कब्ज नहीं बनता। तो जो रुक्षांश होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। इसी तरह से जल भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। मेरी दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, ये बोलता है मेरी दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशेयुक्त खाने की सलाह क्यों दी।
मल त्यागने में कठिनाई मतलब कब्ज की बीमारी। तो जिसको कब्ज की बीमारी है उन्हें रेशेदार भोजन खाना चाहिए, क्योंकि रेशेदार भोजन अनपचे आहार से छुटकारा दिलाता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। देखिए, जो गर्मियों में ज़्यादातर जो फल आते हैं ना, वो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो गर्मियों में ऐसे फल फ्रूट आते हैं, ऐसी सब्जियाँ आती हैं जिनमें जल ज़्यादा होता है। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ और पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर, अपने स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा होता है। औरों से उगाए हुए को खाएंगे तो देखिए उसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं। तो जहाँ तक संभव हो, अगर किसी के यहाँ कच्ची जगह हो तो वहाँ पर फल फ्रूट उगाने चाहिए, साग सब्जियाँ उगानी चाहिए और उन्हीं पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और अगर हम बाहर से लाते हैं साग सब्जियाँ, उनमें केमिकल्स भी होते हैं और हमारे पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा होता है। हमारे पर्यावरण मतलब जैसे हम उनमें केमिकल्स वगैरह नहीं डालते तो मिट्टी है वो खराब नहीं होती, वो अम्लीय या क्षारक नहीं होती, और इससे हमारी पृथ्वी भी अच्छी रहती है और ये हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। जल, पानी भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। जल का क्या कार्य है? यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जब हमारे पसीने निकलते हैं, मूत्र निकलता है, तो उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल भी पीना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता भी करता है। यह वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संतुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा, अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है। मतलब इन्होंने सारी खोज की कौन क्या खाता है, भारत में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं और उनमें फिर क्या कमी, कौन से पोषक की कमी होती है, और ये पहचान की कि क्या उनके भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, ऊर्जा की, या फिर अन्य कौन सी घटक की कमी होती है, इनकी पहचान की। फिर उसके बाद जो मिड डे मील मिलता है उस योजना की शुरुआत की। दोपहर में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई और जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कहा जाता है, पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो वैज्ञानिक हैं कोलुथुर गोपालन, इन्होंने ही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति या मिड डे मील योजना बनाने में सहायता की। तो अब हम ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे, भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, कि हम कैसे पता लगाएं कि भोजन में कौन सा घटक है या कौन सा नहीं है, कौन सा घटक है। अलग अलग घटकों के लिए हम अलग अलग परीक्षण करके देखेंगे कि किसी भोजन में वसा है, मंड है या प्रोटीन है। हम ये परीक्षण करके देखेंगे कि किसी भोजन में मंड है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, वसा है या नहीं है। तो वो हम कैसे परीक्षण करेंगे, तो ये जो सारे परीक्षण हैं हम इस वाले पोर्शन में करेंगे, और जिससे हमें ये पता लग जाए कि किसी खाद्य पदार्थ में मंड, प्रोटीन या फिर वसा है या नहीं है। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व होते हैं। ये तो हमने पहले भी जान लिया था कि कौन से खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं, लेकिन अब हम इनकी जाँच करेंगे, चेक करके देखेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो पहला है मंड। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आपने देखा होगा, चावल उबालते हैं तो उसके साथ सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा पदार्थ बनता है,
उसका जो पानी होता है वो सफ़ेद सफ़ेद सा गाढ़ा सा पदार्थ बनता है। तो वो इसलिए बनता है क्योंकि उसमें मंड घुल गया होता है। चावलों का जो मंड है, चावलों के अंदर जो मंड होता है वो पानी में घुल जाता है और गाढ़ा सा पदार्थ बन जाता है। तो चावलों में मंड होता है, वह गाढ़ा पदार्थ होता है मंड। और वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका भी पता लगाया जा सकता है सरल परीक्षणों से। वसा का पता लगाया जा सकता है और प्रोटीन का भी पता लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। देखिए जो मंड है, मंड और वसा और प्रोटीन, इसको तो सरल परीक्षणों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन जो विटामिन और खनिज हैं उनका पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। पहला है 3.3.1 मंड के लिए परीक्षण। अगर हमें ये चेक करना है कि किसी पदार्थ में मंड है या नहीं है तो हम कैसे परीक्षण करेंगे, ये हम सीखते हैं क्रियाकलाप 3.5 से। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा लेना है, खीरा लेना है, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल, नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही पदार्थ लें, इनके अलावा भी अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। ये देखिए दो बच्चे विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण कर रहे हैं। ये आलू में परीक्षण कर रहे हैं कि आलू में मंड है या नहीं। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। जो हमने ये पदार्थ लिए हैं उनमें से प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालनी है। क्या क्या डालना है? तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें। आयोडीन विलयन होता है ऑरेंज से कलर का, और उसकी 2-3 बूंदें हमें किसी एक खाद्य पदार्थ पर डालना है, जिसमें हमें चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या मंड है। जिसमें हमें चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट या मंड है या नहीं, तो उस खाद्य पदार्थ पर हमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालकर देखनी है। फिर हमें क्या नोट करना है? देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है। ये चेक करना है कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अगर तनु आयोडीन विलयन डालने के बाद, अगर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने के बाद खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि उस खाद्य पदार्थ में मंड है। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए साथ के साथ नहीं आए तो उसमें 1-2 सेकंड के बाद नीला काला रंग आ जाएगा, लेकिन नीला काला रंग अगर आ जाता है तो इसका अर्थ है कि उस खाद्य पदार्थ में मंड है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड है या नहीं है। तो ये तो हो गया मंड के लिए परीक्षण, हमें पता लग गया। मान लीजिए चावल है, मान लीजिए चावल में हम चेक करेंगे कि मंड है या नहीं। इन दोनों बच्चों ने आलू में चेक किया है। ये आलू लेना है, आलू के टुकड़े कर लेने हैं, मतलब आलू को बीच में से काट लेना है, और एक टुकड़े पर ये आयोडीन विलयन है, इसकी 2-3 बूंदें डालकर देखेंगे। तो आयोडीन विलयन की बूंदें डालेंगे ना, तो यहाँ से जहाँ पर बूंदें डालेंगे वहीं से नीला काला हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट या मंड होता है। इसी तरह से अगर हम चावलों में चेक करना चाहते हैं, चावल ले लेंगे और उनका पेस्ट बना लेंगे, उनको कूट लेंगे थोड़ा सा और उसमें पानी डाल देंगे। चावल लेंगे कुछ और उनको थोड़ा सा कूट लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर आयोडीन की बूंदें डालेंगे, उसमें भी नीला काला रंग आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी चावल में भी मंड होता है। इसके बाद करेंगे हम वसा के लिए परीक्षण। 3.3.2 वसा के लिए परीक्षण। अब किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा होता है या नहीं, इसके लिए हम परीक्षण करेंगे। इसे कहते हैं वसा के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.6, इसके लिए क्रियाकलाप 3.6 करते हैं। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा ले लें। जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा ले लें। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वसा किस में होता है? वसा उन खाद्य पदार्थों में होता है जो चिकने होते हैं, जिनमें से तेल निकलता है। यानी अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में से तेल निकलता है तो इसका मतलब है कि उसमें वसा होता है। तो ये अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे
कि उसमें वसा होता है कि नहीं। मान लीजिए हम मूंगफली ले लेते हैं, मूंगफली में चेक करते हैं कि उसमें वसा है या नहीं। तो जिस भी खाद्य पदार्थ में हमें चेक करना है कि उसमें वसा है या नहीं, उस खाद्य पदार्थ के एक छोटे से भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ, देखिए इस क्रियाकलाप में तो सभी खाद्य पदार्थों को ले रखा है। ये जो खाद्य पदार्थ हैं, ये जो हैं, आलू का टुकड़ा, खीरा, रोटी, ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल, ये ले रखे हैं। तो हम सबको ले सकते हैं, किसी एक में भी चेक कर सकते हैं। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। हम कागज लेंगे, कागज, और उस पर ये पदार्थ रख देंगे, कागज पर। कागज फिर मोड़ देंगे। खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। खाद्य पदार्थ लेंगे और उस कागज में लपेट देंगे, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर से कूट देंगे। पहले हम एक कागज लेंगे, कागज के ऊपर ये खाद्य पदार्थ रख देंगे और फिर कागज को मोड़ देंगे, कागज को बीच में से मोड़ देंगे, मतलब इसको ढक देंगे, और फिर ऊपर से हथौड़ी से या किसी चीज़ से ऐसे हल्के हल्के से उनको कूट देंगे। फिर हम देखेंगे कागज के ऊपर कुछ धब्बा सा लगेगा, चिकना चिकना सा धब्बा सा लगेगा। तो फिर कागज को थोड़ा सा सूखने भी दें, क्या पता वो धब्बा पानी का हो। तो खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तेल या धब्बा बन जाता है? हमें ये देखना है कि कागज पर किसी प्रकार का तेल या धब्बा बन जाता है क्या, तेल जैसा धब्बा। आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? अगर उसमें तेलीय धब्बा बनता है तो आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। यदि खाद्य पदार्थ में तेल होगा तभी तो उस कागज पर तेल लगेगा, तेल या मक्खन। तो ये खाद्य पदार्थ कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अब कागज को हम धूप में ले जाएंगे और उसमें से देखेंगे तो हमें उसके अंदर से धुंधला दिखाई देगा। तो ये जो कागज का तेलीय धब्बा है ना, ये खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ में वसा है। अगर कागज चिकना हो जाता है तो इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। ये नोट करना है। वसा की उपस्थिति कैसे करेंगे कि कागज चिकना हो जाता है, कागज पर एक चिकना धब्बा बन जाता है। क्योंकि अगर पानी का धब्बा होता तो वो धूप में सूख जाता, लेकिन तेलीय धब्बा इतनी जल्दी नहीं सूखेगा और यह दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है, ये सब आपको चेक करना है। ये सब आप खुद करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। ये सब आप खुद करके देख सकते हैं, इसमें किसी भी अलग विलेन की जरूरत नहीं होगी। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है, अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखें। ये है तालिका 3.3, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। यहाँ पर खाद्य पदार्थ का नाम है, मतलब ये लिए खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ का नाम है। मंड की उपस्थिति। आयोडीन के परीक्षण से पहले आलू कैसा था और आयोडीन के परीक्षण के बाद कैसा हो गया, नीला काला हो गया। वसा के परीक्षण में तेलीय धब्बे, अनुमान हाँ या नहीं। हम अनुमान लगाकर देखेंगे कि आलू में वसा होगा कि नहीं, तो हम मानते कि आलू में वसा नहीं होगा। तो अवलोकन में क्या आया? अवलोकन में भी नहीं आया, क्योंकि उस पर कोई तेलीय धब्बा नहीं बना। अब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग प्रोटीन परीक्षण से पहले क्या था और प्रोटीन परीक्षण के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर फिर मंड की उपस्थिति है या नहीं, अगर है तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। और ऐसे ही प्रोटीन में भी हाँ है तो हाँ लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। तो पहले ये प्रोटीन का और पढ़ लेते हैं हम। अब है 3.3.3 प्रोटीन के लिए परीक्षण। इससे पहले हमने वसा के लिए परीक्षण किया है, मंड के लिए परीक्षण किया है। अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे 3.3.3 में। क्रियाकलाप 3.7 क्रियाकलाप 3.7 करके देखते हैं और हम सीखते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 3.7, इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों को लें। पिछले क्रियाकलाप में हमने जो खाद्य पदार्थ लेने हैं वही ले लेने हैं, उनके अलावा अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल या मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना ले। अगर खाद्य पदार्थ ठोस है, जैसे चावल ठोस थे तो चावलों को थोड़ा सा कूट लिया हमने और पानी में मिला लिया तो उसका पेस्ट बन गया, या फिर कूट लिया तो उसका चूर्ण बना लेंगे। सावधानी बरतनी है
ये रसायन हानिकारक हैं। जो रसायन इस परीक्षण के लिए यूज होंगे ना, उपयोग होंगे, वो हानिकारक हैं। इनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए, जब तक के लिए आपको मना किया जाए कि इन रसायनों को नहीं छुएं, तो फिर इन रसायनों को आपको नहीं छूना है। ये रसायन बहुत ही हानिकारक हैं। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। अगर कोई रसायन आपके ऊपर गिर जाए तो पानी से साथ के साथ धो लें, नहीं तो वो कोरोजिव होते, संक्षारित होते हैं, मतलब वो जलन कर देंगे या आपकी त्वचा को काट देंगे। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इनको सूंघने का प्रयास करें। ये आपको सावधानी रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब सावधानियां आपको रखनी है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में लें। परख नली नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पर देख लेना। इस टाइप की पतली सी कांच की नली होती है और इस टाइप की। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2-3 चम्मच पानी डालें। फिर हमें डालना है 2-3 चम्मच पानी और उसे अच्छी तरह हिलाना है। मतलब इसमें पहले खाद्य पदार्थ डालेंगे और फिर इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलेन डालेंगे। ये ध्यान रखना है कौन सा विलेन डालना है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालेंगे। ड्रॉपर आप जानते होंगे, एक तो छोटे बच्चों की जो दवाई होती है ना, उसके साथ आता है ड्रॉपर, वो भी यूज कर सकते हैं और लैब में भी होता है ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की इसमें डाल देंगे। कॉपर सल्फेट, ये याद रखना है। प्रोटीन के लिए परीक्षण करने के लिए कौन सा विलेन की आवश्यकता होती है, कॉपर सल्फेट की। अब एक और ड्रॉपर लें, एक और ड्रॉपर लेना है। प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलेन लेना है। कास्टिक सोडा, ये भी याद रखना है, कास्टिक सोडा विलेन। 2 विलेन लेने हैं, एक तो कॉपर सल्फेट और दूसरा कास्टिक सोडा विलेन। और कास्टिक सोडा विलेन की हमें 10 बूंदें डालनी है। दूसरा ड्रॉपर लेंगे और उससे कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डाल देंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाना है। उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये टीचर ये एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पर ये है कॉपर सल्फेट नीले रंग का और ये है कास्टिक सोडा, और ये मटर है, ये मूंगफली है, ये चावल है, ये ब्रेड है, ये सोयाबीन है, सब में टेस्ट कर करके देखा जा रहा है। ये है परख नलियाँ, ये परख नली है, ये ड्रॉपर है और ये भी परख नली है यहाँ पर, और ये परख नली का स्टैंड है ये। और ये कॉपी पेन ले रखी हैं कि जो भी अवलोकन कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट निकलता है वो लिखने के लिए। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण। आपने क्या देखा, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की बूंदें डाली हैं खाद्य पदार्थ में, तो फिर आपने क्या देखा, क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए? कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग अगर बैंगनी रंग के हो जाते हैं तो बैंगनी रंग कहाँ से आया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। जो प्रोटीन होता है ना, वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल के साथ बैंगनी रंग देता है। तो बैंगनी रंग आया है, इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन है। बैंगनी रंग। अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में भरें। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये तालिका 3.3 है, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? किस खाद्य पदार्थ में मंड है, किस में वसा है, किस में प्रोटीन है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि एक ही खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व या एक से ज़्यादा घटक भी हो सकते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में मंड भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है। किसी खाद्य पदार्थ में मंड और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में वसा और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं। तो ये रिजल्ट निकलता है। कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन और वसा दोनों है? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों है। मूंगफली जो है उसको अगर कागज में रखकर पीटा था
तो तेलीय धब्बा बन गया था, इसका मतलब उसमें वसा है। और ये जो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला है तो बैंगनी रंग हो गया, तो मूंगफली में प्रोटीन भी है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। इससे ये पता लगता है कि हम जो भी आहार खाते हैं उनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है? क्या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? ना प्रोटीन होता है, ना मंड होता है, ना ही वसा होता है। इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? इनमें से जो हमने चेक किए हैं, इन खाद्य पदार्थों में से आप किन खाद्य पदार्थों का प्रतिदिन सेवन करते हैं? यहाँ पर देखिए, आलू का टुकड़ा, आलू भी खाते हैं हम, खीरा भी खाते हैं, रोटी ब्रेड भी खाते हैं, उबले हुए चावल भी खाते हैं और उबले चने भी खाते हैं, कुटी हुई मूंगफली भी खाते हैं, तेल भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, कूटा हुआ नारियल भी खाते हैं, कूटा हुआ नारियल या नारियल खाते हैं बस। तो इनको तो हम डेली ही खाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अंदर वसा, मंड और प्रोटीन ये हमें डेली मिल जाते हैं, ताकि हमें मंड, वसा और प्रोटीन ये लगभग मिल जाते हैं। ऐसे अन्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। जो स्टार्च, प्रोटीन और वसा के अच्छे स्रोत हैं, ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाएं। मतलब और भी खाद्य पदार्थ लेंगे थोड़े थोड़े और उनसे भी चेक करेंगे कि उनमें स्टार्च है, वसा है या प्रोटीन है या नहीं। स्टार्च मतलब मंड है या नहीं, वसा है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च, वसा या प्रोटीन होता है वे इनके अच्छे स्रोत होते हैं। जिन पदार्थों में स्टार्च अधिक होता है वे स्टार्च के अच्छे स्रोत होते हैं। जिन पदार्थों में वसा अधिक होता है वे वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। जिन पदार्थों में अधिक प्रोटीन होता है वे प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। यहाँ पर है तालिका 3.3, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। तो ये है खाद्य पदार्थ के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम और मंड का परीक्षण। मंड का परीक्षण करेंगे तो खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा। वसा का परीक्षण करेंगे तो तेलीय धब्बा बन जाएगा या नहीं बनेगा। प्रोटीन परीक्षण करेंगे तो खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा। मंड उपस्थित है या नहीं, हाँ या ना लिखना है। वसा उपस्थित है या नहीं, हाँ या ना लिखना है। प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, हाँ या ना लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आलू में हम चेक करेंगे आयोडीन परीक्षण करने से पहले। आयोडीन परीक्षण करने से पहले परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, तो इसका रंग था पीला या भूरा। आयोडीन परीक्षण करने के बाद नीला काला हो गया, नीला काला। वसा परीक्षण में तेलीय धब्बे, अनुमान हाँ या नहीं। तो हमारा अनुमान ये था कि हाँ, कि इसमें वसा होगा, लेकिन ये पता लगा कि इसमें वसा नहीं है। जो धब्बा बना था वो पानी का बना था। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, प्रोटीन परीक्षण करने से पहले पीला और प्रोटीन परीक्षण करने के बाद भी पीला ही रह गया, तो इसमें प्रोटीन नहीं है। तो मंड देखिए नीला काला हो गया, तो मंड उपस्थित है, वसा उपस्थित नहीं है, यहाँ पर नहीं, और प्रोटीन उपस्थित नहीं है क्योंकि उसका रंग पीला था और पीला ही रह गया। तो इस तरह से आपको ये परीक्षण कर करके देखने हैं और इस टेबल में भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मंड, वसा और प्रोटीन के परीक्षण करके देखे हैं। तो ये हमें समझ आ गया कि किस तरह से परीक्षण करने हैं, ये हमें अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? अब हम ये पढ़ेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है? क्या सभी व्यक्तियों को समान पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ऐसा भी नहीं है, सभी को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मतलब आहार में कितने पोषक तत्व होने चाहिए, इसका प्रकार और कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। आहार में कितने मतलब कितनी मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए और कौन से प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, कौन से वाले पोषक तत्व होने चाहिए। ऐसे पोषक तत्व जिसमें मंड हो या वसा हो, जिसमें मंड हो या वसा हो या विटामिन हो या प्रोटीन हो या खनिज हो, तो कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और कितनी मात्रा में होने चाहिए, ये डिपेंड करता है आयु पर, लिंग पर। आयु का मतलब कितनी एज है,
बढ़ते बच्चों को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिंग पर मतलब मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, उस हिसाब से भी पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता होती है। जो लोग शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करते हैं, भागते दौड़ते हैं या अधिक एक्सरसाइज करते हैं या फिर अधिक बोझ वाला काम करते हैं, बोझ ढोने वाला काम करते हैं, शारीरिक गतिविधि के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य स्थिति, कोई बीमार है या कोई स्वस्थ है, या किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में विटामिन की कमी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। जीवन शैली किसी की कैसी है, सुबह उठे, अपने दैनिक जीवन के काम किए, खाना खाया और सो गए, या फिर सुबह उठे, मजदूरी पर गए, वहाँ पर मजदूरी करी, पूरे दिन बोझा ढोते हैं, तो इस हिसाब से किसकी जीवन शैली कैसी है, इसके अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि आहार में पोषक तत्वों के प्रकार, मतलब कौन से प्रकार के पोषक तत्व या कितनी मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति या जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की तालिका तैयार की थी। पाठ के शुरू में ही हमने ये लिखा था कि एक सप्ताह में कौन कौन सा भोजन खाया था। ये देखिए क्रियाकलाप 3.1 में, ये देख लेना। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व या अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं। तो ये जांचना है कि आपके भोजन में आप जो खाना खाते हो उसमें वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व हैं या अन्य आवश्यक घटक हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों और अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। देखिए, वृद्धि और विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अपनी सारणी में ये देखते हैं कि हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो हमें प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए। या फिर अन्य आवश्यक घटक हैं, या फिर हमारे भोजन में क्या वसा है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या विटामिन है या खनिज है, क्या रुक्षांश है, आहारी रेशे हैं, तो ये सभी हमें चेक करना है। अगर ये भी नहीं है तो हमें इन सबको भी अपने भोजन में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अगर हम उचित मात्रा में ये खाते हैं तो फिर हमें अलग से इन पोषक तत्वों को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ कम खाते हैं तो उन पोषक तत्वों को हमें और ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसे आहार जिनमें शरीर की समुचित वृद्धि, पूरे शरीर की वृद्धि और विकास, मतलब पूरी तरह से वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, मतलब ऐसा भोजन, ऐसा खाना जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होने चाहिए, रुक्षांश भी होने चाहिए, जल भी होना चाहिए, लेकिन सही मात्रा में मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो। उस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। उस आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब एक थाली है मान लीजिए, और इसमें थोड़ा सा प्रोटीन वाला भोजन भी होना चाहिए, विटामिन वाला भी होना चाहिए, मंड वाला भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए और रुक्षांश भी होने चाहिए और जल भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लस्सी वस्सी पी लेते हैं, उसमें जल होता है। तो इस तरह से वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा ले लिया और विटामिन थोड़ा सा लिया। ये नहीं है वसा बहुत सारा ले लिया और प्रोटीन थोड़ा सा लिया। उचित मात्रा में, मतलब अगर थोड़ी की आवश्यकता है तो थोड़ा लेना है, ज़्यादा की आवश्यकता है तो ज़्यादा लेना है। तो उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होने चाहिए और उस तरह के भोजन को संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे। हमारे आहार में अगर प्रोटीन की कमी है हम प्रोटीन खाएंगे, वसा की कमी है तो हम घी खाएंगे, और अगर विटामिन की कमी है तो फल फ्रूट खाएंगे, और आहारी रेशों की कमी है तो साग सब्जियां खाएंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हम अनाज खाएंगे, भुने हुए चने वगैरह खाएंगे। क्रियाकलाप 3.9 आइए तुलना करें। क्रियाकलाप 3.9 करना है और इसमें हम तुलना करते हैं। आइए तुलना करते हैं, क्या तुलना करेंगे ये देखते हैं। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। यहाँ पर आलू के चिप्स हैं ये इसमें, और इसमें भुने हुए चने हैं। यहाँ पर देखिए पोषण संबंधी जानकारी, 100 ग्राम चिप्स और 100 ग्राम भुने हुए चनों में 100 ग्राम चिप्स में ऊर्जा इतनी होती है, इतने किलो कैलोरी, वसा इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना होता है, प्रोटीन इतना होता है और आहारी रेशे इतने होते हैं। और भुने हुए चनों में 100 ग्राम भुने हुए चनों में ऊर्जा इतनी होती है
और वसा इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना, प्रोटीन इतना और आहारीय रेशे इतने। देखिए ऊर्जा हमें चिप्स से ज़्यादा मिल रही है, इससे कम मिल रही है। वसा हमें चिप्स से ज़्यादा मिल रही है, वसा हमें चनों से कम मिल रही है। चिप्स से कम मिल रही है कार्बोहाइड्रेट और चनों से ज़्यादा मिल रही है। प्रोटीन हमें चिप्स से कम मिल रहा है, प्रोटीन हमें चनों से ज़्यादा मिल रही है। आहार रेशे हमें चिप्स से कम मिल रहे हैं और चनों से ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर है, ये है ज़्यादा, यहाँ पर इसमें अधिक है और यहाँ पर ये अधिक है। इसमें हमें ये अधिक मिल रहे हैं और कम कौन से हैं? देखिए ये कम है, ये कम है। यहाँ पर ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है और ये वाले कम हैं। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? आहार के पैकेट के पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? तो यहाँ पर देखिए, हमें अगर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है ज़्यादा तो ये चुनेंगे, प्रोटीन की आवश्यकता है ज़्यादा तो ये चुनेंगे, आहारीय रेशे की आवश्यकता तो ये चुनेंगे। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहा है, प्रोटीन कम मिल रहा है, आहारीय रेशे भी कम मिल रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा और वसा ज़्यादा मिल रही है। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा मतलब उच्च शुगर और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारीय रेशे होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हाई शुगर के कारण और हाई वसा के कारण अधिक कैलोरी होती है, लेकिन उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य या जंक फूड कहा जाता है। ये अस्वास्थ्यप्रद मतलब इनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा अगर हम ये खाएंगे। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खाएंगे जिनमें शर्करा और वसा ज़्यादा होगा लेकिन प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारीय रेशे कम होंगे, तो इस तरह का खाना जो होता है वो अस्वास्थ्यप्रद होता है, यानी जो जंक फूड होता है वो अस्वास्थ्यप्रद होता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, जैसे आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये शामिल हैं। ये स्वास्थ्यप्रद नहीं है। ये इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकते हैं। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। डॉक्टर पोषिता ने शुरू में क्या बताया था? स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन खाना चाहिए। जंक फूड से परहेज करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन भी सुखी नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और जंक फूड से परहेज करने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्रियाकलाप 3.9 में जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? चिप्स को जंक फूड से नामांकित किया जा सकता है, क्योंकि चिप्स में वसा और शर्करा ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है तो इसमें शर्करा ज़्यादा हो सकती है और वसा भी ज़्यादा है, और इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आहारीय रेशे कम है। तो चिप्स हैं जो वो उनको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो पैकेटों में बंद होते हैं, जैसे चिप्स और चने हमने देखे हैं, ये खाद्य पदार्थ पैकेटों में बंद होते हैं। पैकेटों में बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पोषक तत्व उनमें कितने हैं, जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि इतनी मात्रा में इतना पोषक तत्व मिलेगा। कभी कभी प्रबलीकरण या फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। कभी कभी आहार की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें पोषणता ज़्यादा करने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। जो छोटे बच्चों के
आहार होते हैं वो, और आयोडीन युक्त नमक, ये फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि कभी कभी आहार की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनमें ज़्यादा पोषक तत्व डाल देते हैं। उनकी पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उनको और अच्छा पोषक बनाने के लिए उनमें अधिक पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। जैसे जैसे नमक में आयोडीन डाल दिया जाता है, और बच्चों के जो खाना होता है, बच्चों का जो खाना, उसमें भी ज़्यादा पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। तो जिसके ऊपर ये लोगो हो इस टाइप का, इसका मतलब वह अच्छा खाना है, उस खाद्य की गुणवत्ता अच्छी है, वह खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। तो जब हम कोई भोजन खरीदें तो इस तरह का लोगो जरूर देखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं 3.5 मिलेट। मिलेट का अर्थ होता है मोटा अनाज या फिर पोषक अनाज। जो मिलेट होते हैं वो पोषक अनाज होते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सावा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ज्वार, बाजरा, रागी और सावा, इन अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। देशज फसलें मतलब अपने देश में उगाई जाती हैं। ये ज्वार, बाजरा, रागी और सावा, इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न या मिलेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक भोजन है, ये पौष्टिक अनाज है, ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज। यहाँ जहाँ पर नोट करने की बात होती है मैं येलो कर देती हूँ उसको, और भी ज़्यादा नोट करने की बात होती तो उसके साथ पिंक भी कर देती हूँ ऐसे। तो ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज है, ये ज्वार, बाजरा, रागी और सावा, इनको कदन्न कहा जाता है, मिलेट्स कदन्न कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? हाँ, खाए हैं। यहाँ पर देखिए ये सावा है, सावा, बॉर्नयार्ड मिलेट, ये सावा है। कदन्न छोटे आकार के अनाज होते हैं। कदन्न जो होते हैं ना वो छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। सदियों से उगाए जा रहे हैं भारत में। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। इनमें अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इनसे अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनके कारण ये फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं। किस किस के? विटामिन के, आयरन के और कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं ये। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। पोषक अनाज किन्हें कहा जाता है? मिलेट्स को, ज्वार, बाजरा, रागी और सावा को, इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हमारे सामान्य कामकाज के लिए जरूरी संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हम इनको खाते हैं तो ये संतुलित आहार की तरह ही होते हैं। इनमें विटामिन भी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमें मिलेट्स खाने चाहिए। ये जो अनाज हैं, मोटे अनाज बोलते हैं इनको, मोटा अनाज। यहाँ पर देखिए मोटा अनाज, इनको हमारे भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। इनको अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। हमें मोटे अनाज जरूर खाने चाहिए। देखिए इससे पहले हमने मिलेट्स भी पढ़ लिया है, संतुलित आहार भी पढ़ लिया है। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं 3.6 खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक, मतलब जो खाना है या अनाज हैं या जो साग सब्जियां हैं या फल फ्रूट हैं वो खेतों में उगाए जाते हैं, बागों में उगाए जाते हैं, और वहाँ से हमारी थाली तक कैसे पहुँचते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, ये हम पढ़ते हैं। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है, इस प्रक्रिया में क्या क्या चरण होते हैं, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए खेत से हमारी थाली तक, मतलब ये नहीं है खेत से ये अनाज हमारी थाली में डायरेक्ट उड़कर आ गया या कि कोई ले आया उठाकर खेत से और हमारी थाली में डाल दिया, ऐसे नहीं। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? खेत से भोजन हमारी थाली तक कई चरणों में पहुंचता है। बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है इसकी। ये नहीं है कि आज का जल्दी से खाना बना और थाली में आ गया, ऐसा नहीं है।
इस प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से लोग शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? बहुत बहुत समय लग जाता है और बहुत मेहनत भी लग जाती है। हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए 3.10 का अवलोकन करें। यहाँ पर देखिए, किसान द्वारा गेहूँ उगाना। किसान जो गेहूँ को उगाता है, तो देखिए गेहूँ उगाने की प्रक्रिया में भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। खेतों में लोग काम करते हैं, कटाई वटाई करते हैं, बीज डाले जाते हैं, कटाई की जाती है, सिंचाई की जाती है और थ्रेसिंग वगैरह की जाती है। तो इससे बहुत टाइम लग जाता है। तो किसानों द्वारा गेहूँ उगाने में भी काफ़ी समय लगता है। फिर गेहूँ की कटाई हो गई तो अनाज की मंडाई और ओसाई की जाती है। फिर अनाज निकाला जाता है। उसके बाद अनाज को कुछ को तो अपने लिए रख लिया जाता है और कुछ को फिर मंडियों में भेज दिया जाता है। ये अनाज का भंडारण। फिर वहाँ पर बोरी भर भर कर रखा जाता है या बड़ी बड़ी टंकियों में रखा जाता है। फिर अनाज पीसना और पैक करना। फिर मिलों पर भेजा जाता है, मिलों पर जहाँ पर अनाजों को पीसा जाता है। बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं वहाँ पर, और फिर अनाज को पीसा जाता है और फिर पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। दुकानों से आटा लाते होंगे, बेसन लाते होंगे, तो वो पैक होता है, वो पैकेट्स में। तो इस तरह से पैक कर दिया जाता है, फिर दुकानों तक लाया जाता है। दुकानों तक ऐसे आसानी से नहीं लाया जाता, उसके लिए परिवहन से लाया जाता है, गाड़ियों में लाया जाता है। उसके बाद फिर दुकानों से हम खरीद कर लाते हैं और फिर हमारी किचन में बनाया जाता है, उसको पकाया जाता है और फिर हमारी थाली में आता है। तो देखिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये नहीं है एक ही दिन में हमारी थाली तक पहुंच गया है। इसमें भी काफ़ी समय लगता है, 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 फिर हमारी थाली तक पहुंचने में भी काफ़ी समय लगता है। अगर घर में आटा आ गया है, साग सब्जी आ गई, तो हमारी थाली तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे कि खेतों से हमारी थाली तक भोजन पहुंचता है। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक की तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक होता है जो फसल उगाता है। उत्पादक से उपभोक्ता होता है जो खाना खाता है। जैसे किसान जो होता है वो उत्पादक हो गया और उपभोक्ता हो गए हम, जो हम खाना खाते हैं। तक तय की गई दूरी, उत्पादक से उपभोक्ता तक मतलब किसान से हमारी थाली तक जो खाना पहुंचता है, तो उसमें कुल दूरी कितनी होती है, उसको खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। देखिए, दुकान से अगर मान लो हमें ये जो है आटा यहीं से मिल जाए, सीधा इन किसानों से मिल जाए, इनसे ही, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना ना तो समय लगेगा ना ही इतने पैसे लगेंगे। लेकिन ये जो भोजन है, ये जो अनाज है, कहाँ जाता है? किसानों से पहले यहाँ जाता है, मंडियों में जाता है, फिर वहाँ से मिलों में जाता है, फिर वहाँ से दुकानों में आता है, फिर हमारे पास पहुँचता है। तो इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ ले जाने का खर्चा, यहाँ से यहाँ ले जाने का खर्चा, यहाँ से यहाँ ले जाने का खर्चा, यहाँ से यहाँ का खर्चा और यहाँ से यहाँ का खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और परिवहन में भी बहुत खर्चा होता है, और परिवहन के साधन जब चलते हैं ना तो प्रदूषण भी करते हैं, तो इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम डायरेक्ट किसानों से ये अनाज ले लें या साग सब्जियाँ ले लें तो परिवहन की लागत भी कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है। इससे जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके व्यवसायों में हेल्प मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट किसानों से लेते हैं तो हमें ताज़ा साग सब्जियाँ मिल जाएंगी और स्वास्थ्यवर्धक साग सब्जियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। और अगर हम डायरेक्ट किसानों से लेंगे तो फिर उनमें दवाइयों का भी उपयोग नहीं होगा और हमें भोजन ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक मिलेगा। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत में हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। श्रम का मतलब मेहनत करते हैं। तो बहुत से लोग अपनी थाली में बिना खाना खाए छोड़ देते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं तो उनकी थाली में भोजन बच जाता है तो उसको बिना खाए छोड़ देते हैं, तो उससे भोजन बर्बाद होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि किसान और समुदाय के लोग कितनी मेहनत करके अनाज उगाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं।
हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय का पता लगाने का प्रयास करें। तो भोजन खेत से हमारी थाली तक पहुंचता है तो उसमें कुल कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं समय सीमा या फिर टाइम लाइन। तो इसका पता लगाने का प्रयास करें कि कितना टाइम लग जाता है। लास्ट में है स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। स्वस्थ खाना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए और खाने का सम्मान करना चाहिए। खाने को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए और स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करना चाहिए, छोटे किसानों का समर्थन करना चाहिए। और यहाँ पर स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है। स्थानीय भोजन खाने से मैंने बता दिया। मान लीजिए हमारे पास एक बाड़ी है जिसमें साग सब्जियां उगाई जाती हैं, अगर वहीं से हम साग सब्जियां लेंगे तो खाद्य मील मतलब जो टाइम लगता है, जो दूरी है किसानों से हम तक की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्थानीय भोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम खाद्य मील को कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से खाद्य मील को कम किया जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट किसानों से ही भोजन ले लेंगे डायरेक्ट, तो देखिए इतनी सी दूरी होगी, और यहाँ से इसके पास गया, 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 तो कितनी सारी दूरी होगी। तो इस तरह से हम स्थानीय किसानों से ही अगर भोजन ले लेंगे तो खाद्य मील कम हो जाएगा। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। मैंने पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, आपको भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी पहले वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अगर आपको सब समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।